बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लगने वाली है। क्या इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है या क्या पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। क्योंकि एक वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ तो उसके बाद बड़ी टेंस किस्म की सूरत हाल बन गई। नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े ऐलानात कर दिए, बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा दी, बड़ी बड़के मार ली और बड़ी बड़ी धमकियां भी दे दी। तो उसके जवाब में आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हमने भी कर डाला। बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे और जो नरेंद्र मोदी ने धमकियां दी या जो पाबंदियां लगाई उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी बड़ी बड़ी बातें कर दी, बड़ी बड़ी धमकियां दे दी और उन्हें कहा कि अगर तुम दहशतगर्दी करोगे, गुंडागर्दी करोगे, इल्ज़ाम लगाओगे तो तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिस तरह की पाबंदियां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर लगाई थी, तकरीबन बिल्कुल उसी तरह की पाबंदियां पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर लगा दी हैं। आपको याद होगा कि 2 दिन कबल एक मकबूजा जम्मू कश्मीर में वाकया हुआ कि कुछ सियाह वहां पे आए हुए थे, टूरिस्ट, तो उनके ऊपर कुछ नामालूम लोगों ने, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 26 अफराद की हलाकत हो गई और 17 अफराद जख्मी हो गए। ये स्टोरी बयान की है हिंदुस्तान मीडिया ने। ये एक अलग बात है कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना बड़ा आसान होता है कि जी ये सब कुछ पाकिस्तान ने किया, ये दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान ने की, वगैरह वगैरह। क्योंकि इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है और उसको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। इल्जाम लगाने के पीछे भी बड़े सारे मुहरकात हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट टारगेट है ना कि जब भी कोई मामला बन जाए, जो मसला बन जाए, या आपने खुद क्रिएट किया है या कुछ इस तरह का मामला बन गया दहशतगर्दी का, तो बड़ी आसानी के साथ आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दो। देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि हो सकता है कि ये अज खुद क्रिएट किया गया हो, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये होता है कि आप खुद ही कोई कार्रवाई डाल दें और इसका इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर लगा दें। तो हो सकता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, इसके कुछ मकासद हो, पाकिस्तान की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना मकसद हो, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का मकसद हो, या अपनी अवाम को खुश करना मकसद हो, या अपनी अवाम की तवज्जो किसी दूसरी तरफ मबजूल कराना हो। कोई भी वजह हो सकती है। और एक बात यह भी हो सकती है कि वाकई ही इस तरह का कोई वाकया हुआ हो और कुछ दहशतगर्दों ने टारगेट किया हो, कुछ सियाहों को मार डाला हो। चले, ये जो भी वाकया है, कुछ लोगों की जान गई, ये काबिल मजम्मत है। और जिसने भी ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की है, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मुखालफत की है और उसकी मजम्मत की है। लेकिन हिंदुस्तान को जब कुछ नजर नहीं आता तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। एक तरफ बात तो यह है कि हो सकता है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो, मुमकिन है, और यह भी हो सकता है कि वाकई ही इस तरह का कोई वाकया हुआ हो तो हिंदुस्तान ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि अब मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 8-9 लाख इंडियन आर्मी के लोग मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा वाकया हो गया तो इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या मुंह दिखाएंगे, किसको क्या जवाब देंगे। तो फौरी तौर पर उंगली पाकिस्तान की तरफ कर दी, खुद को जस्टिफाई करने के लिए कि जी देखें जी पाकिस्तान ने हमारे साथ ये बड़ी ज्यादती कर दी है, तो हमने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया, पाकिस्तान की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की गई, अपने लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई कि इतने बड़े वाकये के ऊपर हिंदुस्तान के लोग बड़ा रिएक्शन देंगे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी फौज की मौजूदगी में इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया। और चलें, अगर इस तरह का कोई वाकया हो भी गया तो आपके पास कौन सा ऐसा सबूत मौजूद है कि आप पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं। मतलब कि आपके पास कोई एविडेंस है? कोई एक सिंगल एविडेंस हिंदुस्तान के पास इस वक्त मौजूद नहीं है कि ये जो भी वाकया हुआ इसमें पाकिस्तान का कोई रोल था या पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी। हालांकि 12 दफा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि हिंदुस्तान ने दरअंदाजी करने की कोशिश की, दहशतगर्दी करने की कोशिश की, बल्कि कोशिश किया कि उसने 12 दफा इस तरह के इकदाम किए। ये जितने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग हैं या अफगानिस्तान से लोग आते हैं यहां पे दहशतगर्दी करते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने वाले तो हिंदुस्तान है। इन लोगों को शेल्टर करता है, इनको जगह देता है, इनको असला बारूद देता है, इनको सपोर्ट करता है, और जितने भी यहां पर जख्मी होने वाले लोग हैं उनका इलाज मुआवजा तो हिंदुस्तान में होता है। तो लिहाजा
हिंदुस्तान के पास इस सारे वाक़े को लेकर कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं है कि वो ये बात साबित कर सके। देखिए, हिंदुस्तान का मीडिया तो बार बार ये जी पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द आ गए, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने ये किया वो किया। आप सबसे पहले ये तो बताएं कि आप इल्जाम तो लगा रहे हैं, लेकिन इस इल्जाम को साबित करने के लिए आपके पास कुछ है? आपके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ गिदड़ बकियां, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलां कर देंगे, टमकां कर देंगे, कुछ भी नहीं आप कर सकते। ये जो हुआ है ना कि सिंतास मुआहदा खत्म करने वाली बात, ये बिल्कुल फजूल किस्म की एक बात है। इसकी भी मैं अभी तफसील में जाऊंगा कि ये सिंतास मुआहदा है क्या और क्या हिंदुस्तान इस मुआहदे को मुअत्तल कर सकता है। अब इस वक्त सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है कि पता नहीं खुदा न खास्ता कोई जंग का माहौल बन गया है। हिंदुस्तान के लोग ये समझते हैं कि बस अब तो जंग होने वाली है, क्योंकि उसने जो हिंदुस्तान ने जो कह दिया कि जी हम फलां 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 ये हम पाबंदियां लगाते हैं। चलें, वो जो कोई भी उसने कहा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और हिंदुस्तान के इस स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वर होगा। तो अब हिंदुस्तान के लोग भी अपनी तरफ ये सोच के बैठे हैं कि शायद अब जंग होने वाली है। पाकिस्तानी अवाम की भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह की है कि शायद अब कोई जंग होने वाली है। मैं आज सारा दिन जहां जहां पर गया हूं यही टॉपिक डिस्कस होता रहा है कि जी बस अब तो जंग होने वाली है। लेकिन जहां तक बात यह है ना कि जंग का माहौल बन गया या जंग होने वाली है या फौजें तैयार बैठी हैं, टैंक तो बारूद मिसाइल तैयार पड़े हैं और किसी भी वक्त जंग का माहौल बन सकता है, किसी भी वक्त जंग लग सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ डायलॉग, हिंदुस्तान की तरफ से भी डायलॉग है और पाकिस्तान की तरफ से भी ये डायलॉग है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल बन गई तो पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बेशाना होगी। और हिंदुस्तान को इस बात का पता है कि पाकिस्तानी मुसलमान हैं और ये शहादत के लिए लड़ते हैं, और उनको पता है कि अगर अब जंग लड़ गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम सफा हस्ती से मिट जाएंगे। तो कभी भी हिंदुस्तान इतनी बड़ी अहमकाना हरकत कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान भी जंग की सूरत हाल में नहीं है, हिंदुस्तान भी जंग की सूरत हाल में नहीं है। ये दोनों मुल्क जितनी मर्जी ताकत इकट्ठी कर लें, इनके पास जितनी मर्जी फौज हो जाए, इनके पास जितना मर्जी असला बारूद हो जाए, लेकिन ये कभी भी जंग नहीं करेंगे। डायलॉग होगा, हिंदुस्तान की तरफ से डायलॉग होगा। उसके जवाब में आज पाकिस्तान ने भी कुछ पाबंदियां लगा दी, इन्होंने भी कुछ डायलॉग बोल दिए। अब कौमी सलामती कमेटी ने जो फैसले किए इसके जवाब में अब हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ बातें आएंगी, कुछ इल्जामात लगाए जाएंगे, कुछ डायलॉग बोले जाएंगे, कुछ धमकियां दी जाएंगी। तो ये सिर्फ डायलॉग हो सकते हैं, धमकियां हो सकती हैं, इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि खुदा न खास्ता अब कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो गई है या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग लग सकती है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी एटम बम, पाकिस्तान के पास भी एटम बम, हिंदुस्तान के सारे शहर, पूरे का पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के टारगेट पे और पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हिंदुस्तान के टारगेट पे। तो दोनों ही मुल्क किसी भी सूरत में जंग अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही इन दोनों मुल्कों के दरमियान कभी जंग लगेगी। चलें अब असल मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि अब हिंदुस्तान ने कौन कौन से इल्जामात लगाए। चलिए, इल्जामात की बात तो मैं कर चुका हूं कि उन्होंने कहा कि ये जो मकबूजा कश्मीर में वाक़या हुआ और जितने भी टूरिस्ट थे उनका कत्ल हुआ, इसमें बराह रास्त पाकिस्तान मुलव्वस है, आल दो कि उनके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो पाबंदियां लगाई गई, इसके साथ साथ बताएंगे कि ये सिंतास मुआहदे के हवाले से या सिंतास मुआहदा है क्या, या इसको हिंदुस्तान अपने तौर पर खत्म कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता, इस पर बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अच्छा, ये नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ जिसमें भारत ने पाकिस्तानी को सार्क के तहत वीजे बंद करने का भी फैसला किया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानी को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का भी हुक्म दिया गया। तर्जमान ने यह कहा कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के जरिए वापस आ सकते हैं। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फजाई मशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया, जबकि भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान भी किया गया।
भारतीय वजारत खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सार्क वीजा इस्तशना प्रोग्राम के तहत भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। सार्क स्कीम के तहत जो भी वीजे जारी किए गए वो मनसूख समझे जाएंगे। सार्क स्कीम के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में वापस जाना होगा। अच्छा, अब ये तो हिंदुस्तान की तरफ से आ गए। चले, मैं आऊंगा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या हुआ, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पाकिस्तान के दिफाई तजियाकारों का इस वाक़े के बारे में क्या कहना है, और ख़ास तौर पर सिंध-तास मुआहदा आखिर है क्या, और क्या इसको हिंदुस्तान अपनी मर्जी के साथ ख़त्म कर सकता है कि नहीं कर सकता। चलें, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान इस मुआहदे को अपने तौर पर किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं कर सकता, इसको ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये दो मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट है, और इस दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली इस एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक शामिल है, उसकी गारंटी है। तो ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान पानी की तकसीम के हवाले से मुआहदा किया गया, इसको कोई एक मुल्क नहीं खत्म कर सकता, और ना ही कोई एक मुल्क इसमें कोई तब्दीली या रद्दोबदल कर सकता है। अगर इसको खत्म करने की नौबत आई, जो कि कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस मुआहदे को खत्म करके ना पाकिस्तान का फायदा ना हिंदुस्तान का फायदा। वक्ती तौर पे बातें हो सकती हैं, धमकियां हो सकती हैं, डायलॉग हो सकते हैं, लेकिन इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं हो सकता। ना हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है, बेशक जो मर्जी कह लें। अब हिंदुस्तान इस मुआहदे को अगर खत्म करने की बात करता है, तो वो पहली बात तो यह है कि इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि वो इसको खत्म ही नहीं कर सकता। तीसरी बात ये कि वो इसमें रद्दो बदल ही नहीं कर सकता। अगर इस मुआहदे में कोई तब्दीली होती है या कोई रद्दो बदल होता है, वो दोनों मुल्कों की रजामंदी के साथ होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, सिंध-तास मुआहदा आखिर है क्या? सिंध-तास मुआहदा एक तारीखी मुआहदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में आलमी बैंक की सालसी में तय पाया। ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए किया गया था, ताकि पानी के मसाइल पर कोई जंग या तनाज़े ना हो। ज़रई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में फसलों की काश्त का ज्यादातर दारोमदार दरियाओं से पानी की आमद पर होता है। ऐसे में सिंध-तास मुआहदा पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। इस मुआहदे की जरूरत 1948 में उस वक्त पेश आई जब भारत ने मशरकी दरियाओं का पानी बंद कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बायस आलमी बरादरी मुतहरक हुई और 19 सितंबर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध-तास मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत इंडस से हर साल आने वाले मजमूई तौर पर 168 मिलियन एकड़ फीट पानी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम किया गया। इसमें 3 मगरबी दरियाओं यानी कि सिंध, जेहलम और चनाब से आने वाले 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, जो 133 मिलियन एकड़ फीट बनता है, जबकि भारत को मशरकी दरियाओं जैसे रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल दे दिया गया। चूंकि मगरबी दरियाओं में से कई का मंबा भारत और मकबूजा कश्मीर में था, इसलिए भारत को 3.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने और महदूद हद तक आबपाशी और बिजली की पैदावार की इजाजत भी दी गई। लेकिन भारत ने मुआहदे की इस शिक को पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से माजी में मुतअद्दिद बार इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान दरियाओं पर पन बिजली मंसूबे तमीर करके पाकिस्तान आने वाले पानी को मुतासर किया गया। तो ये जनाब सूरत हाल थी। तो अब यहाँ इसके साथ साथ मुझे ये भी याद आ गया कि वाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। तो अब वाघा बॉर्डर को सील करना या बंद करना, ये भी वाक़ा को पहली दफा नहीं आया, इससे पहले बड़ी दफा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे 1965 में बॉर्डर बंद किया गया, जब जंग की सूरत हाल थी। 1971 में इस बॉर्डर को बंद किया गया, उस वक्त भी जंग की सूरत हाल थी। 1999 में भी इस बॉर्डर को बंद किया गया, उसके बाद 2001 में बंद किया गया, 2008 में बंद किया गया, उसके बाद 2014 में बंद किया गया, 2000 आई थिंक सो के 18 में बंद किया गया, 2020 में बंद किया गया, और अब 2025 में भी वाघा बॉर्डर को बंद किया गया है। अच्छा, इस हवाले से अब जो सूरत हाल है कि कौमी सलामती कमेटी का आज अजलास हुआ। इस अजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इन्होंने इस अजलास की सदारत की है। अजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर
दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान खान, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह, वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए अमूर खारजा तारक फातमी, ये जनाब अजलास में शामिल थे। तो जिस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी, सो एंड सो जो मैंने अभी जिक्र किया है, तो इसके जवाब में अब पाकिस्तान ने भी उन पाबंदियों को लेकर जो हिंदुस्तान ने लगाई हैं, हिंदुस्तान को बड़ा डाढ़ा किस्म का और तगड़ा किस्म का जवाब दिया है। और मेरा ख्याल है कि अब जो फैसला किया गया है, डेफिनेटली इसके ऊपर अमल होगा तो हिंदुस्तान को लग समझ आएगी कि उन्हें कितने बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है, और अल्टीमेटली हिंदुस्तान को घुटने टेकने पड़ेंगे और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और जो जो उसने पाबंदियां लगाई हैं उसको वापस लेना पड़ेगा। और डेफिनेटली जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जंग वाला कोई चक्कर नहीं है, जंग नहीं होगी, डायलॉग बाजी है, और उन्होंने पाबंदियां लगा दी, हमने पाबंदियां लगा दी, ये ज़्यादा देर तक ये सिलसिला नहीं चलेगा और बड़ी जल्दी ये तमाम सूरत हाल सेटल हो जाएगी। अच्छा जी, वजीर खारजा इसहाक डार ने वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, भारतीय इल्ज़ामात और फैसले गैर जिम्मेदाराना हैं। दफ्तर खारजा ने गुज़िश्ता रोज़ ही पहलगाम वाक़े की मज़म्मत कर दी थी। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने का यकतरफा इक़दाम किसी भी तौर कबूल नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको कबूल करते हैं न या नहीं करते, ये एक अलग बात है, लेकिन ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, ना हिंदुस्तान अफोर्ड कर सकता है, और ये काबिल अमल नहीं है। दोनों मुल्कों की ये मजबूरी है, और वैसे भी कोई एक कंट्री अपनी मर्जी के साथ इसमें कोई रद्दोबदल या तब्दीली नहीं कर सकता और ना ही इसे खत्म कर सकता है। चलें, भारत के इकदाम के जवाब में शिमला मुआहदे समेत दीगर दो तरफा मुआहदों पर नजरसानी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती इजलास में भारत के अटारी बॉर्डर को बंद करने के जवाब में हम भी वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं। ये मैंने आपको वाघा बॉर्डर बंद करने के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक के कितनी दफ़ा ये बॉर्डर बंद हो चुका है, और भारत के साथ हर किस्म की तिजारत बंद की जा रही है। इसके अलावा सार्क वीज़ा एक्मिशन स्कीम के तहत जिन भारतीयों को वीजे जारी हो चुके हैं, इन्हें मनसूख किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिखों के सिवा भारतीय शहरियों को 48 घंटे के अंदर वापस जाने का कहा गया है। नायब वजीर आजम ने कहा कि नई दिल्ली में हमारे सफारती अमले की तादाद कम करके 30 कर दी गई। मतलब कि जो पाबंदियां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर लगाई है ना, बिल्कुल सेम उसी नोयत की पाबंदियां, बल्कि मैं कहता हूं कि एक दो पाबंदी शायद पाकिस्तान ने उससे बढ़ के लगाई है। मतलब कि हिंदुस्तान को बड़ा टफ टाइम मिलेगा इस हवाले से, जो पाबंदी उनके ऊपर ये लगी है कि आप हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को लग समझ जाएगी जब पाकिस्तान की हदूद वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो उन्हें कितने अरबों रुपए का नुकसान होता है। अच्छा जी, नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि नई दिल्ली में हमारे सफारती अमले की तादाद कम करके 30 की गई। इसके जवाब में हमने भी इस्लामाबाद में भारतीय सफारती अमले की तादाद कम करके 30 कर दी है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद करने का फैसला किया गया है, और पाकिस्तान में भारतीय बहरिया और फ़ज़ाइया के एडवाइजर्स को भी नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया है। वज़ीर खारजा ने कहा कि दफ्तर खारजा भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों को तलब करेगा। ठीक है, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से, अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या सूरत होती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत समेत जहां भी दहशत गर्दी हो इसकी मजम्मत करते हैं, मगर हम अपने दिफा का पूरा हक रखते हैं। ये जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ था तो सबसे पहले पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की थी कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है, वो कैसे इस तरह की कार्रवाइयों को सपोर्ट कर सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासर रहा है। अफगानिस्तान में टीटीपी समेत दीगर दहशतगर्द मौजूद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। गुलभूषण भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का जिंदा गवाही है। अच्छा, गुलभूषण यादव के बारे में एक दफाई तजियाकार का कहना था कि ये पहले आया था तो हमने इसको चाय पिलाकर भेजी थी, अब अगर इस तरह की सूरत हाल बनी तो आपको बिस्किट खिला के वापस भेजेंगे। मतलब कि उनको धमकी दी गई कि आप जो करेंगे आपको उसका तगड़ा जवाब मिलेगा। आप जिस तरह की भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहेंगे आपको इससे ज्यादा बड़ा जवाब मिलेगा।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ توپ اور ٹینک کا استعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو بھی اسی طرح کی کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے یا پاکستانی شہروں کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کے جواب میں آپ کو بھی وہی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. تو بھارت پاکستان کو اتنا ایزی نہ لے، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہندوستان کو ناکوں چنے چبوا دیں گے. وزیر دفاع نے کہا کہ کل عدم بلوچ لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر بھارت میں سے ہیں اور اپنا علاج وہیں کرواتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں اور بھارتی وزیر اعظم مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے. انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں پہلگام واقعے پر سوالیہ نشان ہے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی چلیں 7 لاکھ ہے، 8 لاکھ ہے یا 9 لاکھ ان کی فوج وہاں پہ موجود ہے، تو ان کی موجودگی میں اگر یہ واقع ہو گیا ہے تو واقعی یہ کویسچن مارک ہے. اور اگر آپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں جو کہ بڑا آسان ہے آپ کے لیے، تو اس کو ثابت بھی تو کریں نا. آپ کا اتنا بڑا میڈیا ہے، چیخو پکار آپ ہر وقت وہاں پہ بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں، پاکستان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو کچھ نہ کچھ تو میٹیریل میڈیا کے سامنے لے کے آئیں، دنیا کو دکھائیں نا کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستان کے خلاف یہ فلاں فلاں ثبوت موجود ہیں. کخ پتا کوئی نہیں، بس ایسے ہی منہ اٹھایا اور پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا. اس سے کام نہیں بنے گا. صرف الزام تراشی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک آپ اس کو ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وزیر دفاع نے کہا کہ کوئی کسی شک میں نہ رہے، ہم پوری طرح تیار ہیں، بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے. اچھا، وہاں جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تو وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی اقدامات گدڑ ببکیاں تھیں، ہم نے بھارتی اقدامات کا 2 گنا بڑھ کر جواب دیا. سندھ طاس معاہدے کی معطلی کا کوئی قانونی جواز نہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے پاس صرف اونچی آواز اور گیدڑ ببکیاں ہیں، ہم نے سود سمیت حساب برابر کر دیا. وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستانی فضائی حدود بند کرنے سے بھارتی ایئر لائنز کو کروڑوں کا نقصان ہوگا جس کا اثر بھارتی معیشت پر پڑے گا. تو بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ مطلب ہندوستان اگر دھمکی دے گا تو اس کا جواب دھمکی میں ملے گا. اگر پابندیاں لگائے گا تو اس کا جواب پابندی میں ملے گا. اگر وہ کوئی ادروائز طاقت استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا جواب اسی لحاظ سے ملے گا. اچھا، پاکستان کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے بہرحال اس حوالے سے بہت سارے کویسچنس کیے ہیں، اور خاص طور پہ یہ کہ ہندوستان نے یہ جو پاکستان کے اوپر الزام لگایا، در حقیقت اس طرح کا دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ہندوستان نے خود کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس نے بھارتی میڈیا کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا فاسسٹ میڈیا بغیر ثبوتوں کے پاکستان پر الزام در رہا ہے. پہلگام حملہ مقبوضہ کشمیر کے 400 کلومیٹر اندر ہوا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان پر کسی قسم کے حملے کی کوشش ہوئی تو 2019 میں ابھی نندن کو چائے پلا کر بھیجا تھا، اب بسکٹ بھی کھلائیں گے. آرمی چیف نے اوورسیز کنونشن میں واضح کیا تھا کہ پاکستان پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی جائے گی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی نے کہا کہ پہلگام حملہ بھارت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی. سوشل میڈیا پر حملے کے فوراً بعد پاکستان پر الزام درا گیا. بھارتی میڈیا بھی ہرزہ سرائی کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہوا تو بالا کوٹ کی طرح سبکی اٹھانا پڑے گی. ماہرین بین الاقوامی امور مشاہد حسین سید نے بھارتی حکومت کی جانب سے فوری پاکستان پر الزام لگانے کی روش کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بھارتی حکومت کا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے کہ بھارت یا مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو تو اس کا الزام ایک آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے. مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ ہم سفارتی دوروں کے موقع پر فالس فلیگ آپریشنز بھارت کا پرانا طریقہ ہے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھارت نے پاکستان کو تحقیقات کا مشورہ دیا اور اب پہلگام حملے کے بعد بھارت کا رویہ اپنے مشورے کے برعکس ہے. تو یہ جناب صورتحال تھی اب تک کی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کی اجازت دیجیے.